नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे 23 की रार तैयारियों पर तकरार। भाजपा पिछली हार से सबक लेते हुए बीजेपी संगठन मैदान जंग में उतरने से पहले कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। छत्तीसगढ़ बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। बैठकों और मंथन का दौर चल रहा है। संगठन के नेताओं का दौरा लगातार हो रहा है। सत्ता पक्ष की घेराबंदी करने बीजेपी सड़क पर उतरकर कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान के तहत प्रत्येक लोकसभा गए थे, जहां भाजपा के तमाम पदाधिकारियों ने लोकसभा के अलग अलग विधानसभाओं में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिसकी समीक्षा 2 दिनों से भाजपा कार्यालय में प्रभारी समेत सभी नेता कर रहे हैं। भाजपा की इस रणनीति पर कांग्रेस तंज कसते हुए कह रही है कि मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल है कि बीजेपी का ये अभियान परवान चढ़ पाएगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की दोनों ही सियासी पार्टियां 2023 विधानसभा चुनाव में जुट गई हैं। एक और कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के तहत जनता के बीच जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान के तहत बीजेपी ने लोकसभा प्रवास का कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चलाया है, जिसमें बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों ने अलग अलग विधानसभाओं में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। इसके अलावा 2 दिनों से कोर ग्रुप, संभाग प्रभारियों और सभी मोर्चों की बैठक को लेकर जीत का मंत्र दिया जा रहा है। कुल मिलाकर युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, सभी मोर्चा मोर्चे पर हैं। इन 7 मोर्चों के बैठक में सभी मोर्चे को नीचे के स्तर तक, मतदान केंद्र के स्तर तक संगठन की योजना रचना करके संबंधित वर्ग के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का निर्णय इस बैठक में किया है। युवा मोर्चा युवाओं के बीच जाकर काम करे, किसान मोर्चा किसानों के बीच जाकर करे, पिछड़ा वर्ग मोर्चा हर पिछड़े वर्ग समाज के बीच जाकर करे। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक मोर्चा, सभी मोर्चा अपने अपने वर्गों में व्यापक रूप से संपर्क करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर संगठन को मजबूत करने का निर्णय किया है। भाजपा के इस मंथन और रणनीति पर राज्य सरकार के प्रवक्ता और मंत्री रविंद्र चौबे ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि संगठन के प्रभारी कब आते हैं, कब बदल जाते हैं, ये भी पता नहीं चलता, लेकिन जहां तक प्रदेश की जनता का सवाल है, मुख्यमंत्री पर लोगों की आस्था भरोसा है और उस भरोसे पर हम खरा उतरेंगे। मुझे लगता है कि ये केवल मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है। हमने तो मैदान में ऐसा कुछ देखा नहीं है। और जहाँ तक रिव्यू करने का सवाल है, उनके संगठन के प्रभारी कब आते हैं, कब बदल जाते हैं, कब कौन रिव्यू करता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले ही जाने। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष स्वयं फंसे हुए हैं, उनको तकलीफ़ें हो रही हैं और माननीय अरुण साव जी को जो जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष का दिया गया है, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कहने लगे हैं कि दोनों पदों में जो जवाबदारी दिया गया है, ये लोग खरे नहीं उतर रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर भाजपा कांग्रेस की अपनी अपनी जमावट है। 2018 विधानसभा चुनाव में हार के बाद एक बार फिर से सत्ता में कैसे काबिज हों, इसकी तैयारी भाजपा पूरी तरह से करने में जुट गई है। भाजपा हार से सबक लेते हुए किसी तरह की कोई चूक नहीं करना चाहती। अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा की ये तैयारी धरातल में कितना काम आती है। उनके द्वारा चलाया गया अभियान क्या परवान चढ़ पाएगा, ये तो समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, छत्तीसगढ़। तो 23 की रार है, तैयारियों पर तकरार है। देखिए, निश्चित तौर पर तैयारियां हैं और जिस तरीके से हमने सुना और देखा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक कहते हैं ना कि ग्राउंड जीरो से तमाम चीजें निकाल कर रखी हैं, वहां तक गए हैं और पूरी उनकी कोशिश है कि एक बार कैसे भी करके इस सत्ता में आना है और ये उनको करना भी होगा, क्योंकि विपक्ष का तो ये दायित्व होता ही है कि कैसे भी करके जो कमियां हैं उन्हें हम निकाल कर लेकर आए, जनता तक हम कैसे मैसेज पहुंचाएंगे, कौन से मुद्दे प्रभावी होंगे, ये तमाम चीज उन्हें करनी है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि कांग्रेस का जो दावा है या कांग्रेस को यदि ये लगता है कि भूपेश बघेल की जो छवि है या उनका जो व्यक्तित्व है या उन्होंने जो काम किए हैं उसके आगे सब फेल है,
तो ये जो बातें हैं, ये जो दावे हैं, इनमें कितना दम है और ये जो तैयारियां हैं जो हो रही हैं, ये वाकई में किसके पाले में जाएंगी? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए निशिकांत पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। निशिकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अखिल पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। अखिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले निशिकांत जी आपसे करना चाहती हूं और सबसे पहला सवाल यही लेना चाहती हूं सर कि ये जो ग्राउंड जीरो तक गए हैं या एक पूरी कहते हैं ना पूरी जमावट बनाई है या टीम ने काम किया है, कौन सी ऐसी कमियां निकली हैं या कौन सी ऐसी बात निकली है कांग्रेस की जिसकी वजह से जनता इनका साथ नहीं देगी? इनकी कमियां तो जैसे देखिए, घोषणा पत्र जो इनका था वो घोषणा पत्र सर्वप्रथम में हम लेके भी जाएंगे। विकास का जो रथ रुका हुआ है चारों दिशा में, कोई विकास के कार्य नहीं हुए हैं, उसको हम लेके जा रहे हैं। जनता के संज्ञान में सारी चीजें हैं, सड़कें मरम्मत तक नहीं हो पा रही हैं, बेरोजगारी भत्ता इन्होंने दिया नहीं, शराबबंदी के वायदे से मुकर चुके हैं और भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मतलब सिंडिकेट इनका रैकेट फूटा है जिसमें इनके सुपर सीएम जेल में है। तो ये सारी बातों को लेकर भाजपा आश्वस्त है। हालांकि हम जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। जनता को हम समझाने में कामयाब होंगे कि जिस कारण से इनके पूर्वज, जो आज के नई युवा पीढ़ी है, इनके पूर्वज 15 साल तक इनको लाने नहीं दिए कांग्रेस को, उसका कारण क्या था? 2003 में जो जोगी जी की कांग्रेस सत्ता गई थी और उसके बाद जब ये इनकी सत्ता आई है 2018 में, तो लोग कहते हैं ये कि ये जोगी के राजनीतिक पिताजी हैं। जिस तरह से मतलब एक दूसरे तरह की राजनीति करने के उसमें माहिर है हमारे भूपेश बघेल जी। तो उस स्थिति को देखते हुए और दूसरा जो मुख्य रूप से बात है, जो टीएस सिंहदेव जी की बात करे या जयसिंह अग्रवाल की करे या मोहन मरकाम जी करे, तो जो स्थिति अभी कांग्रेस के अंदर डेवलप हो चुकी है और चारों खाने चीत पड़े हुए हैं सभी का नेता, बड़े बड़े नेता, तो एकला चलो की राजनीति को लेकर भूपेश बघेल जी आगे बढ़ रहे हैं, उनको शुभकामनाएं। लेकिन 2023 के चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी, ये तय बात है। जी राखी जी। चलिए ठीक है। सत्यप्रकाश जी, क्या तैयारी कांग्रेस की है? और अभी बहुत सारी बातें यहाँ पर निशिकांत जी ने बोली हैं, क्या लगता है आपको कि यदि इनमें से कोई भी बातें ऐसी हैं तो उस पर काम करने की जरूरत है? क्योंकि देखिए, जनता बहुत समझदार है, 100% कोई करके नहीं देता, लेकिन यदि कोई कमियां हैं, यदि विपक्ष भी कोई खामियां निकाल रहा है तो उस पर मुझे लगता है तैयारी रखनी होगी। देखिए राखी जी, हर राजनीतिक दल को अधिकार है चुनाव की तैयारी कैसे भी करे, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी हो चाहे हमारी पार्टी, चाहे दूसरा दल भी हो, हर कोई अपनी तैयारी करता है चुनाव को मद्देनजर। और आपने अभी निशिकांत जी से एक सवाल पूछा है कि सरकार की ऐसी क्या नाकामी है जो आप जनता के सामने लेके जाएंगे, मगर वो एक भी नाकामी ढंग से समझा नहीं पाए। तो यहाँ पे बीजेपी प्रवक्ता होने के नाते अगर वो ये आपके प्रतिष्ठित चैनल बैठ के इतने लाखों करोड़ दर्शक देखते हैं, अगर उनको नहीं ढंग से समझा पा रहे हैं तो जनता के बीच में जाके क्या समझाएंगे बताइए। देखिए, इनके जो घोषणा पत्र थे 2003 की घोषणा पत्र से अगर मैं शुरू करूं, बेरोजगारी भत्ते की बात उनके घोषणा पत्र में थी, घोटाले इनके टाइम में हुए हैं। इनके चिटफंड घोटाला से लेके प्रियदर्शनी घोटाला हो गया, डीकेएस घोटाला हो गया। इन्हीं घोटालों की सरकार की वजह से ही तो इनकी सरकार के हाल हो के 14 पे आए थे 2018 में। और पीडीएस घोटाला है जिसकी ये ताल ठोकते हैं, अपने पीठ थपथपाते कि हमने पीडीएस इतना अच्छा बनाया, 36,000 करोड़ का नान घोटाला किया। और अभी चार सालों में धान खरीदी हम लोगों ने किया है, एक भी आरोप नहीं लोग लगा पाए निशिकांत जी आऊंगी एक मिनट। बल्कि मार्कफेड का रिपोर्ट है कि हमने ऐसा सरल किया धान खरीदी में कि 3,000 करोड़ हर साल बचत हो रही है सरकार को। हमने तो बल्कि राजस्व बढ़ाया है। और दूसरी बात राकेश जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए, हमारी योजनाएं, चाहे गोबर की योजना हो, चाहे वो धान खरीदी की योजना हो, चाहे वो मजदूर किसान न्याय योजना, इनकी वजह से जो यहाँ पे आय जो है, देखिए 15 साल इनकी सरकार थी, पर कैपिटा की इनकम की अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, तो इनके समय एवरेज 4,282 रुपए थी, एवरेज 15 साल में। और हमारी सरकार की योजनाओं की वजह से नरवा गुरवा बाड़ी हो, किसान योजना हो, इसके बाद आपका धान खरीदी का जो मूल्य मिल रहा है, उसकी वजह से 7,350 रुपए एवरेज पर कैपिटा इनकम है। अगर ये बोल रहे कि विकास नहीं हो रहा है तो लोगों के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? उनके पॉकेट में पैसा कहां? इनके 15 सालों और हमारे 4 साल में करीब 3 से 3,500 रुपए पर कैपिटा के हिसाब से बताया कि फर्क आ रहा है। तो ये क्या दिखाता है कि विकास हो रहा है? ये मैं नहीं बता रहा है, ये इनके ही डाटा है। होम मिनिस्ट्री के जो आता है, हर स्टेट का जो पर कैपिटा इनकम निकलता है वो डाटा है।
ये मेरे डाटा नहीं, इनकी सरकार की, केंद्र सरकार के डाटा की बात कर रहा हूँ मैं। राखी जी, तो ये हमारी सरकार के निशिकांत जी, आ विकास रही की हूँ, वजह एक से मिनट। कि केंद्र सरकार भी ले, काउंटर और पे दूसरी बता। बात, सब बजट में तो हमारी सरकार की योजनाओं को कॉपी किया है। चाहे वो मोटा धान खरीदी की योजना ले लीजिए, चाहे गोवर्धन योजना की बात ले लीजिए, चाहे ये गोबर से पेंट बनाने योजना की बात कर लीजिए, तो ये तो हमारी सरकार की योजना को ये कॉपी कर रहे हैं, और ऊपर से फिर बोलते हैं कि हमारी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। भाई अगर हमारी सरकार अच्छा काम नहीं करती तो केंद्र सरकार इस योजना को कॉपी क्यों करती? आपकी यूपी सरकार गोवर्धन योजना की कॉपी कर रही है, तो आपके प्रदेश सत्यप्रकाश की जी, जो सरकार है वो कॉपी कर रही है। सत्यप्रकाश जी, बहुत हमारी ज्यादा सरकार बहुत हर ज्यादा एंगल से काम कर रही है, और हमारी सरकार हर बात तैयार है। वो बहुत, मुझे लग रहा है कोई पॉइंट है उनके पास, बहुत देर से वो कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए निशिकांत जी, बोलिए। देखिए, बहुत बहुत अच्छी बात सत्य प्रकाश जी ने कही कि मतलब लोगों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है। आप समझिएगा, ये इनका कहना है, इनके सरकार का कहना है कि CMI ने एक आंकड़ा जारी किया जिसमें 0.1% बेरोजगार है, अर्थात कि एक भी बेरोजगार प्रदेश में नहीं है। प्रदेश के मुखिया 26 जनवरी को अनाउंसमेंट करते हैं कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि बेरोजगार तो है ही नहीं, तो भत्ता किसको देंगे? अगर भत्ता देना है और बेरोजगार, इतने दिन से, ये 4 साल से ये जो फर्जी आंकड़े लेके आ रहे थे, उसका क्या? ऐसी मतलब जो आप बात बोले सत्यप्रकाश जी, बहुत अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने बोला कि कोई मतलब आरोप नहीं लगाए। आरोप हम क्यों लगाए? जेल में बैठी है मैडम, हमको आरोप लगाने की क्या अवसर? सत्यप्रकाश जी, मतलब अंधे आदमी को भी दिख जाएगा मुंह, आपको नहीं दिखाई दे रहा, आपके दोनों नैन बहुत अच्छे हैं, सुंदर भी हैं, तो भी नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन विषयवार चलते हैं। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, नान की बात की आपने, नान में प्रमुख रूप से आरोपी कौन है? आप नान की बात करो ना, वो व्यक्ति कहाँ है? आप जो दोनों अधिकारी की बात कर रहे हो, प्रमुख रूप से आपकी सत्ता चला रहे हैं, आपको मालूम, जानकारी नहीं होगी आपको, आप शायद उस स्तर की जानकारी नहीं रखते होंगे। लेकिन मुख्य विषय ये सत्यप्रकाश जी, जब आपने इतना कार्यक्रम किया ही, सत्यप्रकाश जी आपने जब इतना काम किया ही है, तो हेलीकॉप्टर यात्रा हो गई डॉक्टर साहब भूपेश बघेल जी की। अब दूसरी यात्रा आपने हाथ से हाथ जोड़ो निकाली है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में जाओगे आप, तो जनता से माफी तो मांगोगे कि हम सड़क तक नहीं बनवा पाए, अगली बार कोशिश करेंगे, मांगोगे ना? मतलब माफी मांगना जरूर जनता से कि साहब, सत्यप्रकाश जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज थोड़ा आर के में जवाब दे रहा हूँ। नहीं, जवाब देना आखिर में, आपका जब समय आएगा ना अपने टर्म में जवाब दे देना। तो जब आप जनता के बीच में जाएंगे, आप शराबबंदी को लेके जाएंगे, भ्रष्टाचार को लेके जाएंगे, अगर आप नहीं जाएंगे तो आप विश्वास रखना, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके पूरे घोषणा पत्र को लेके जाएगा घर घर तक। जब आपने वृद्धा पेंशन की घोषणा की थी कि 60 की उम्र में 1500, 75 की उम्र में 1000 और विधवा पेंशन 1000, उसको भी लेके हम जाएंगे। सिंचाई को दुगुना करेंगे, उसको भी लेके जाएंगे। ये सारे जितने आपके वायदे के पोल है, उसको खोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एकदम मेहनत से काम करेगा, आपके काम को आसान भी करेगा। आपको सत्ता से बेदखल करने के लिए जनता बेताब है। इतनी बुरी स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी हुई है। जब आप बात करते हो कि बहुत अच्छा चल रहा है, राखी जी एक विषय मैं आपके सामने रखता हूँ, जिस प्रदेश में 0.1% अगर बेरोजगारी दर होगा, उस प्रदेश में अपराध का दर इतना बड़ा होगा क्या? हर दिन, हर कल ही 5 साल की बिटिया का बलात्कार हो गया, हर दिन चाकू मारी जा रही है, हर दिन नशे की गोलियां दिखाई जा रही है, हर दिन कुछ न कुछ आंकड़े आ रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप अपने मन से वाहवाही लूटने के तरीके ढूंढते रहते हो। ऐसा नहीं है। विधानसभा के पटल पर आपने सवाल पूछा है तो आप बोलते हो 18,000 हमने लोग। ठीक है, देखिए निशिकांत जी, ऐसे हम जाएंगे तो बहुत सारी बातें हैं। अखिल जी देखिए, मुझे लगता है चुनावी तैयारी है, तैयारी करेंगे, संगठन को एक्टिव करने में बीजेपी लगी है। निश्चित तौर पर सत्ता में कौन नहीं आना चाहता। कांग्रेस को पूरा कहते ना कि एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास है कि हमने काम किया है और भूपेश बघेल का जो चेहरा, जो लोकप्रियता है, उसके आगे कोई नहीं टिक पाएगा। तो कहीं ना कहीं इनकी अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने दावे हैं, लेकिन धरातल पर हकीकत में यदि अपन देखें इन 4 से 5 सालों को, तो क्या लगता है कि वाकई में जिन चीजों का जिक्र किया जा रहा है, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे कानूनी रूप से कानून व्यवस्था की बात हो, या फिर और चीजों को इंक्लूड किया जा रहा है, शराबबंदी, बहुत सारे मुद्दे, देखिए ऐसे तो हम जाएंगे, लेकिन मुझे एक बात लग रही है कि कांग्रेस भी है, पहले बीजेपी भी थी, तो क्या सब कुछ ठीक था? क्या बीजेपी थी तो क्या शराबबंदी हो गई थी? क्या कांग्रेस है तो क्या शराबबंदी हो जाएगी? मुझे लगता है वही वही मुद्दे, वही वही बातें हर सरकार के पास आते हैं, पर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाता। तो क्या रुख आपको दिखता है छत्तीसगढ़ में इस बार? देखिए राखी जी, शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इस तरीके के जो आवाज में इको आ रही है, तो
इस तरीके का जो चुनावी वर्ष है और चुनावी मोड में दोनों ही पार्टियां आ चुकी हैं, तो इस तरीके के जो कार्यक्रम है और राजनीतिक कार्यक्रम है वो तो शुरू हो चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन जो सरकार के जो भूपेश सरकार की बात की जाए तो पिछले 4 साल और 10 महीने चुनाव बचे हैं। तो बीजेपी की अगर बात की जाए तो जो विपक्ष का काम होना चाहिए पिछले 4 सालों में वो दिखाई नहीं दिया। लेकिन एक झटके से जिस तरीके से संगठन में फेरबदल कर दिया बीजेपी ने, तो उससे यह समझ में आता है, यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी किस लक्ष्य को लेकर चल रही है और क्या चुनौती है वो भी उनको मालूम है। तो एक झटके से संगठन में फेरबदल हो गया, सारा कुछ बिल्कुल साफ है संगठन में कि उन्हें क्या करना है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी भी बोल दिए कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे या वे दावेदार नहीं हैं, सामूहिक नेतृत्व पे लड़ा जाएगा। इस तरीके से संगठन में किसी प्रकार का कोई सको सुबह नहीं है, सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब बात आती है कि भूपेश सरकार के खिलाफ में किस तरीके से जो मोर्चा संभाला जाता है। तो अभी फिलहाल 11 लोकसभा क्षेत्रों में सभी नेताओं को, दिग्गज नेताओं को प्रभार दिया गया था। वहां जमीनी स्तर पर यानी बूथ लेवल से लेकर जिला स्तर पर, लोकसभा स्तर पर जितने भी लोकल लीडर है, कार्यकर्ता है, उनसे राय मशविरा, मीटिंग करने के बाद जनसभा भी करना है। ये सब सारी चीजें जो है वे सब पूरे हो चुके हैं। जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को एक लोकसभा दिया गया है, वहीं बाकी नेताओं को दूसरे लोकसभा दिया गया है। इसका दूसरा अर्थ ये होता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं उसके बिल्कुल समकक्ष सारे नेताओं को रखा गया है। इस तरीके से एक संगठन एकजुट भी नजर आ रहा है। लेकिन देखिए आला कमान जो है राखी जी, वो भी उनको मालूम है कि एक बड़ा अवसर है, बड़ा चुनाव है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आंध्र प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है। उसमें भी क्योंकि आंध्र प्रदेश में कभी उनकी सरकार नहीं रही, लेकिन राजस्थान में थोड़ी स्थिति कांग्रेस की अच्छी नहीं है। शिवराज सिंह जो है वो थोड़ा से उनका जो प्रभाव है अलग है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो सीट जो सिमट के रह गई बीजेपी की 15 सीटों में, उसके बाद जो है लोकसभा चुनाव में 9 सीट दर्ज करने के बाद यह चुनौती है कि विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा जाए। यही कारण है कि ओम माथुर को प्रभारी बनाया गया। अजय जामवाल जी जो है वो किस तरीके से सक्रिय रहते हैं ये आपको मालूम है। तो बीजेपी की तरफ से सारे जो पत्ते हैं वो खोले जा चुके हैं। बड़े तरीके से सतनामी समाज को साधने की कोशिश हो रही है और आने वाले दिन में इस तरीके से रिपोर्ट जो 11 लोकसभा क्षेत्र के जो रिपोर्ट हैं वो आने के बाद उस पर रायशुमारी होगी और उसके बाद क्या निर्णय लिए जाते हैं यह भी देखा जाना है। क्योंकि मंत्रिमंडल केंद्र में जो मंत्रिमंडल है उसका एक्सपांशन भी होना है, तो उस पर क्या निर्णय होता है, यहाँ पे किसको प्रतिनिधित्व मिलता है। जैसा कि मालूम हो कि एसटी समाज से किसी न किसी को जो एक ही जो प्रतिनिधि है बुहाराम अजगले जी जांजगीर लोकसभा क्षेत्र से, उनका करीब करीब पक्का माना जा रहा है। अब आदिवासी वर्ग से पहले से राज्य मंत्री है रेणुका सिंह। तो इस तरीके से जो बिसात है वो बिक चुकी है और आगे किस तरीके से ये बिसात जो है आगे बढ़ती है ये देखा जाना है। कांग्रेस की तरफ से इस पर किस तरीके से रिएक्शन होना है ये भी देखा जाना है। यही जो चीज है वो सामने आ रही है। बिल्कुल ठीक बात है। कुछ कहना चाह रहे सत्यप्रकाश जी, बोलिए। देखिए निशिकांत पांडे जी ने एक दो जवाब, उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। निशिकांत पांडे जी देखिए, इनकी एनसीआरबी की जो डाटा आती है उसके तहत मैं बता रही हूँ। अभी महिला अपराध की बात की छत्तीसगढ़ में, एनसीआरबी किसके अधीन आता है? होम मिनिस्ट्री के अधीन आता है। उनकी रिपोर्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जब छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी, महिलाओं के प्रति अपराध थे 61.1% और आज है 50.7%। फिर शराबबंदी की बात इन्होंने की। शराबबंदी कंज्यूम करने में छत्तीसगढ़ जब इनकी सरकार थी तो नंबर 1 पे था, आज छत्तीसगढ़ 15वें नंबर पे है। हम शराबबंदी की तरफ बढ़ गए। 100 से 150 दुकानें बंद हो चुकी है। कमेटी बनी हुई है, कमेटी दौरा कर रही है, मगर ये जो विपक्ष के नाते इनसे जो मांगा गया वो 2 विधायकों का नाम इन्होंने नहीं दिया। ये समर्थन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका तो एमपी हो, गोवा हो, इनका हरियाणा हो, सबसे ज्यादा कंज्यूमेशन तो हरियाणा में है। वहाँ एक्साइज ड्यूटी 40% कम कर दी जाती है। तो शराबबंदी को लेकर तो इनका दौरा चरित्र है। तो इनकी खुद की जो विचारधारा है, जो इनकी चाल चरित्र जो चेहरा है वो जनता जानती है। और इनके समय के जो घोटाले हैं
देखिए हमारी सरकार, हम विपक्ष में रहे 15 साल और ऐसी खराब हालत कभी नहीं हुई। 15 साल के अंदर हमारी ऐसी खराब हालत कभी नहीं हुई कि हम 14 पे सिमट के रह गए। हम हमेशा इनके थोड़े 10-12 सीटों से ही कम रहे हैं। 38-39 रहते थे, ये 45-46 रहते थे। मगर इनके जो घोटालों की वजह से, इनके जो कुशासन की वजह से ये हालात हुए कि 14 पे आ गए। हमारी ऐसी हालत नहीं हुई थी। तो ये क्या दिखाता है कि इनके जो 15 साल थे वो कैसे थे, कुशासन भरे थे, एकदम जनता इनसे त्राहिमाम थी, भ्रष्टाचार चरम पे था। रमन सिंह जी का खुद का एक वीडियो वायरल हुआ था जो उसमें बोल रहे थे कि कमीशन खाना छोड़ दिए तो हमारी सरकार आ जाएगी। तो ये तो खुद मानते हैं कि हम कमीशन ले रहे थे, इनकी सरकार मानती है। मगर हमारी सरकार 4 साल के अंदर इन्होंने कुछ भी आरोप नहीं लगा पाए हैं इनका। और ये बात करें रमन सिंह जी की, थोड़ी बात सुन लीजिए। ईओडब्ल्यू इनके ऊपर केस रजिस्टर्ड किया है, राजभवन में वो मामला गया है, राजभवन से हस्ताक्षर नहीं हो रहा, वो भी आरक्षण जैसे उस मामले को भी अटकाया जा रहा है। हमारे कांग्रेस के नेता वहां गए और राजभवन में उनको ज्ञापन दिया है कि उस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। रमन सिंह जी की जांच होगी संपत्ति की। बेशुमार संपत्ति 15 साल में कैसे बढ़ जाती है? एक विधायक जो 1998 में हार जाता है, उसके ऊपर कर्ज रहता है और वो 15 साल के अंदर दुगना तिगुना उनका संपत्ति हो जाता है। तो ये कैसे हो जाता है भाई? ऐसा जादू आंकड़ा कहाँ से लेके आते हैं इनके मोदी जी से लेके और यहाँ प्रदेश तक। हाँ निशिकांत जी बोलिए बोलिए। ठीक है सत्यप्रकाश जी, ठीक है 1 मिनट रुकिए, बोलिए। सत्यप्रकाश जी का ज्ञान वर्धन करता हूँ कि कैसे पैसा बढ़ जाता है। 55 लाख रुपया 2004 में राहुल गांधी, आज की डेट में देखोगे ना 15। रुको सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी रुक जाओ। रमन सिंह जी का पूछा, उनका जवाब दीजिए कैसे बढ़ा। लाकी जी, सत्यप्रकाश जी बोलने दीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, प्लीज। हाँ बोलिए। 55 लाख रुपया 2004 में श्रीमान राहुल गांधी और 60,65 लाख रुपया श्रीमती सोनिया गांधी जी। आज 11 करोड़ रुपया श्रीमती सोनिया गांधी जी और 15 करोड़ 66 लाख रुपया श्रीमान राहुल गांधी जी। कहाँ से आया बताना जवाब। दूसरी बात, जो आप बात कह रहे थे कि हम 44 मतलब 14 सीट से आ गए, ऐसा क्या किए होंगे? भाई साहब कमाल की बात है कि जमीन सरक भी गई है और यकीन भी नहीं है 44 पर क्यों आए सेंटर में, 44 पर क्यों आए? अरे जनमत का अपमान करना, जनमत का। अरे आप 2024 में अगले साल आप बात कीजिएगा उसके ऊपर। अरे अगले साल जब केंद्र का चुनाव होगा ना, लोकसभा चुनाव, उसके बात करेंगे। अभी मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ। प्रदेश का बताइए ना, 15 साल में हमारी हालत ऐसी थी क्या? ठीक है देखिए, हालत थी क्या 15 सालों में? ऐसे नोक झोंक से नहीं होगा, समय की सीमा प्लीज। 15 सालों में 2014 तक सरकार ये बताइए ना, लोकसभा की बात आगे लोकसभा में बता दीजिए। ठीक है डायरेक्ट हो गया इनका वायर में डायरेक्ट कनेक्ट हो गया है, एकदम डायरेक्ट बोल रहे हैं। मेरी बात को रखने दो भाई साहब। ठीक है निशिकांत जी, मैं बता रहा हूँ ना, आप ही ने तो पूछा। नहीं मैं कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं है मुझे। ठीक है निशिकांत जी 1 मिनट। निशिकांत जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए ये विषय बड़ा है, समय की अपनी सीमा है, मुझे इस चर्चा को रोकना पड़ेगा, लेकिन ठीक है अपनी अपनी तैयारियां रखिए। जनता से बड़ा तो कोई नहीं है, सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। 23 की रार और तैयारियों पर तकरार की बात हो रही है निश्चित तौर पर, क्योंकि बीजेपी का एक अलग माइंडसेट है। वो बिल्कुल पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे भी सत्ता में आना है, और कांग्रेस का पूरा कॉन्फिडेंस है कि भूपेश बघेल के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। अब क्या होगा ये आने वाले समय में जरूर देखने लायक होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।